बंधु जय श्री राम। एक ऐसा विषय जिस पर मुझे बोलना चाहिए और आपसे बात करना चाहिए, उस विषय पर आज ये वीडियो है। पृथ्वीराज चौहान का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी सुनती रहेगी। आज उनका जन्मदिन है। मुझे ये कैलेंडर देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन अन्य जो हमारे पंचांग और अन्य स्रोत हैं उनसे पता चला कि आज उनका जन्मदिन है। तो मैंने सोचा कि आपसे एक वीडियो शेयर करें। उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो क्योंकि कहते हैं कि हारने वाला अपना इतिहास नहीं लिखता है, इतिहास तो जीतने वाला लिखता है, और इतिहास जो जीतने वाला लिखता है वो अपने तरीके से लिखता है। पृथ्वीराज चौहान जी के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी किंवदंतियां हैं। मुस्लिम इतिहासकारों ने ऐसा ऐसा लिखा, अंग्रेजी इतिहासकारों ने ऐसा ऐसा लिखा, लेकिन पिछले 700 वर्षों 800 वर्षों तक हमारे बाकी के इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कलम नहीं चलाई। लेखन बड़ी चीज है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां लिखा हुआ पढ़ेगी। जो जानकारियां हैं और अब जो निष्कर्ष निकला उस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं कि वे पृथ्वीराज चौहान क्या पृथ्वीराज रासो के माध्यम से उनका जीवन पढ़ाते हैं। और मैं तो चूंकि प्रोफेसर हूं, तो पृथ्वीराज रासो का वो खंड जिसमें वो युद्ध का खंड है और उनके संघर्ष के खंड है और अंतिम खंड है, उसको खास तौर से पढ़ाते हैं। श्रृंगार और सब कुछ उसमें है। मैं बताना चाह रहा हूं कि वे उनके पिताजी गुजरात से संबंधित रहे। गुजरात के बाद में वे एक तरीके से इधर अजमेर में आए। अजमेर में वे उनके पिताजी राजा सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी उनकी वे संतान थे। और उनके पिताजी के देहावसान के बाद में बहुत कम उम्र में पृथ्वीराज चौहान को, जिनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा जाता है, उन्होंने राजकार्य संभाला अपनी मां की देखरेख में। और राजकार्य संभालते ही उन्होंने संघर्ष को अपना आधार बनाया। आसपास का जो उनके राजा थे उनके साथ में युद्ध हुए और उनका राज्य का जो क्षेत्र था वो बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि उनके उसके कारण से कुछ नुकसान भी हुए। राठौड़ जो जयचंद की ही ये लड़की थी, जिनको लेकर के आगे चल के पूरा हम देखते हैं कि क्या कुछ हुआ और उसके परिणाम जो भी आगे चल के हुए। तो मैं आपको लेके आना चाहता हूं कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़े और युद्धों में जो प्रमुख युद्ध या जिसके आधार पर उनका सब कुछ तय हुआ, जीवन भी तय हुआ, वो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ। तराइन कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा के करनाल में, जिसको उस समय तराइन कहा गया था। पहला युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे इतिहासकार एक मत से स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की उसमें विजय हुई। उनके पास 3 लाख सैनिक थे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इसका एक अच्छा पक्ष तो ये गया कि मोहम्मद गौरी जान बचा करके वहां से भागा और घायल हो गया था। उसके एक सैनिक ने उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसकी जान बचाई। लेकिन वो गजनी जाने के बाद चुप नहीं बैठा। उसने 1 वर्ष में 2-3 तरीके से तैयारियां की। एक और उसने अपनी सेना को बढ़ाया और मुस्लिम सैनिकों के जो विभिन्न वर्ग थे उन सब वर्गों को इकट्ठा किया और कहते 1,20,000 की फौज उसने इकट्ठी कर ली। और वो जान गया था इस बीच में कि गुजरात के माध्यम से वो आऊंगा तो वो जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो प्रयास कर चुका था। इसलिए ये जो हमारा आज का पाकिस्तान है उधर से उसने आक्रमण किया। उसमें लाहौर और इधर से होता वो आया और यहां आकर के 1 वर्ष के अंतर्गत ही, 1 वर्ष में ही उसने 1191 में
पहला युद्ध हुआ, जिसको तराइन का युद्ध कहते हैं, गौरी का और पृथ्वीराज चौहान जी का। और 1 वर्ष में ही वह अपनी फौज वापस लेकर के तैयार होकर के, जो जान बचा के भागा था वह वापस तैयार होकर के आ गया। लेकिन इस दौरान उसने 3 काम किए। अपनी सेना का उसने प्रशिक्षित किया और 1,20,000 की फौज तैयार की। दूसरी ओर उससे चालाकी से यह देखा कि पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन कौन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और उस समय चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने युद्धों के माध्यम से क्या चालुक्य, क्या चंदेल और क्या जयचंद राठौड़, सबसे उनकी दुश्मनियां हो गई थी। तो उन्होंने एक मत होकर के और सब इकट्ठे होकर के, और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जयचंद तो शामिल ही हुआ था, जयचंद ने तब भी सेना दी थी मोहम्मद गोरी को, और जो चालुक्य और चंदेल राजा थे उन्होंने साथ नहीं दिया। साथ मांगा था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान हारे। और कहते हैं कि इससे पहले 16 बार, क्योंकि मैं तो पृथ्वीराज दासों पढ़ाता हूं, 16 बार 17 बार कुल मिला के युद्ध हुए थे। 16 बार पृथ्वीराज चौहान हारा था। और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने के बाद सामने जब उनके लाया गया पृथ्वीराज चौहान के, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया। 16 बार क्षमा किया था। और 17वीं बार जब वे हार गए तो मोहम्मद गोरी ने क्षमा नहीं किया, उनको गिरफ्तार करके कहते गजनी लेके गया। गजनी आज अफगानिस्तान में है। आज भी पृथ्वीराज चौहान की समाधि वहां है, जो तो ऐतिहासिक तथ्य है। वहां पर अब यहां पर जो कुछ हुआ वो इतिहास के बहुत गर्त में जाएंगे तो बड़ा, बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र हुआ गोविंदराज। गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी की अधीनता से फिर वो राज आगे चलाया और वो चलता रहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को भी धर्म परिवर्तन का बोला था, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी संधि हो जाएगी। किंतु पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और कहा कि अब हम युद्ध भूमि में ही मिलेंगे, तराइन में ही मिलेंगे, और वही हुआ। लेकिन अति आत्मविश्वास कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, अपने मित्रों का साथ न होना कह लीजिए, या विधि का विधान कह लीजिए, कि इस्लामिक शासन तब से ही आरंभ हुआ। अंतिम हिंदू शासक कोई था तो पृथ्वीराज चौहान थे। उनकी हार के साथ ही भारतवर्ष में इस्लाम का राज्य आया, इन आतताइयों का राज्य आया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार करके भी किस प्रकार से अपने एक बाल सखा, एक साथी सखा, एक मित्र, एक कवि के, जो उनका बचपन का साथी था चंद बरदाई, उनके माध्यम से उन्होंने किस तरह अंततोगत्वा मोहम्मद गोरी के प्राण लिए। कहते हैं कि गजनी में चंद बरदाई जब पता चला कि राजा उसके मित्र को वहां पर रखा गया है और उनकी आंखें फोड़ दी गई है, बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई है, तब बहुत चालाकी से चंद बरदाई वहां गए। और चूंकि दूत बन के गए थे और दूत का पहला काम होता है कि सामने वाले की प्रशंसा करना, तो खूब प्रशंसा की कि हरि गोरी तुमने कितना बड़ा काम किया, एक ऐसे राजा को हरा दिया जो अपने आप को ऐसा समझता था, ऐसा करके जिससे मोहम्मद गोरी प्रसन्न हो जाए और उन पर थोड़ा विश्वास कर ले। ऐसा कुछ बोलते हुए उसने कहा कि तुमको, आप अपनी प्रजा को बताइए, आप अपनी गजनी की इस प्रजा को बताइए कि आपने कितने बड़े योद्धा को हराया है जो शब्द वेदी बाण चलाना जानता है। उसने कहा शब्द वेदी क्या होता है? बोले शब्द वेदी, शब्द के आधार पर वाणी और शब्द ध्वनि दर से आती है, उस आधार पर वो तीर चला सकते हैं। ऐसा बोले आप अपनी जनता को बताइए। कहते हैं कि बहुत दरबार उसने लगाया, लेकिन उसको खुद भी डर था, तो बहुत ऊंचा उसने आसन अपना बनवाया, बहुत ऊंचा आसन बनवाया और कहा कि ठीक लेके आओ। और उसका एक चमत्कार, हमारे उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो बाण कौशल है, धनुर्विद्या है, वो हमारी प्रजा को बताएं कि एक ऐसे योद्धा को मैं हरा करके आया हूं। तो कहते हैं कि वहां पर उसको कोठरी से उनको लेके आया गया, आंखें अंधी,
आंखें फोड़ दी गई थी उनकी, पृथ्वीराज चौहान की। चंद्रबरदाई देखते हैं, द्रवित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर वो आने नहीं दिया। और जैसे ही दरबार में लाया गया, मोहम्मद गोरी बहुत ऊंचाई पर अपना आसन बनवा करके बैठा हुआ, प्रजा चारों ओर से बैठी हुई, तो उसने कहा कि मुंह उसका उनका उधर रखवाना, विपरीत दिशा में मुंह रखवाना। ये डर तो उसको भी था। उस डर के कारण से दो काम किए उसने। एक तो इतना ऊंचा आसन खुद का बनवा लिया, दूसरा उसने कहा कि मुंह उनका उधर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान का मुंह उधर रखा गया, ठीक जिधर मोहम्मद गोरी था उसके उल्टी दिशा में उनका मुख रखा। धनुष बाण उनके हाथ में दिए गए और उनकी बेड़ियां, हथकड़ियां खुलवाई गई, धनुष बाण हाथ में दिए गए। और कवि क्या होता है और कवि का बहुमुखी ज्ञान कितना आवश्यक होता है, आज के कवियों को यह समझना चाहिए। कवि बहुमुखी होता है, उसके पास विविध ज्ञान होना भी चाहिए। कितना बड़ा विज्ञान का और गणित का ज्ञान होगा चंद्रबरदाई के पास में, कि चंद्रबरदाई ने अपनी आंखों से देख लिया कि कितनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी ने आसन अपना लगवाया है। और वो सब देख करके उन्होंने बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। बांस के ऊपर बांस के ऊपर बांस के ऊपर बांस, एक बांस कहते 24 फुट का होता है। इस प्रकार से 4 बांस, उसके ऊपर फिर 24 गज, उसके ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण 8 उंगलियां और रखना पड़ेगी। 4 बांस, एक के बाद दूसरे बांस तो इस प्रकार से रखे जाएं। उसके बाद में 24 गज होंगे, उसके बाद में 8 उंगलियां और ऊंची। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। न कहते कहते तो उन्होंने अपनी दिशा को पलटा, उल्टी ओर हुए घूम करके, और तीर चलाया तो सीधा मोहम्मद गोरी के सीने में जाके चुभा, और वो वहीं से आकर के धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके प्राणांत हो जाते हैं। जैसे ही प्राणांत होते हैं और क्षमा करना राजा कहते हुए, उनके पास जो चंद्रबरदाई के पास एक छोटी कटार थी, उससे राजा पृथ्वीराज चौहान के पेट पे पहले कटार मारी और फिर खुद को भी कटार मारी और उनको बाह में भर के कह दिया, राजा क्षमा करना। दुश्मन के हाथ से मरने के बजाय हम दोनों आज यहाँ पर दोनों मित्र एक साथ प्रभु के पास में जाते हैं। इस प्रकार से वीर गति प्राप्त हुई पृथ्वीराज चौहान को, और मित्रता निभाई चंद्रबरदाई जैसे कवि मित्र ने, और अंतिम रूप से उस गोरी को का प्राणांत हुआ और उसको मृत्यु आती है, उसका वध हो जाता है। तो मित्रों, हमारे इतिहास में विभिन्न तरीके से लोग कहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर भी अभी बहुत कुछ शोध की आवश्यकता है। और जो अफगानिस्तान में गजनी नाम के स्थान पर उनकी समाधि है, उस का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत की सरकार भी इस संदर्भ में चिंता करे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को हम याद नहीं करेंगे तो कोई मुस्लिम इतिहासकार और अंग्रेज इतिहासकार याद करने वाले नहीं। आज के दिन उनका जन्मदिन है, पृथ्वीराज चौहान का स्मरण करें। उनकी धीरोधारिता, धनुर्विद्या और अंतिम समय तक दुश्मन से कोई संधि नहीं करना, इसका स्मरण करते हुए उनको हम नमन करते हैं।